हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिज़िक्स मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक शार्ट सी वीडियो है। इसमें हम आज गाजेस लॉ को स्टडी करेंगे, सीखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं लेक्चर नंबर 5 के करेक्ट ऑप्शन बता दूं कि लेक्चर नंबर 5 जो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप उसको टच करके लेक्चर और उसके एंड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर उसका करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आपका आंसर टैली करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको उसको लेक्चर को देख सकते हैं। ना समझ आने की सूरत में आप मुझे कह सकते हैं, मैं इसका जवाब पोस्ट कर दूंगा एक शॉर्ट वीडियो की शक्ल में। अच्छा, आ जाते हैं जी। गाजेस लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपको एक पिक्चर दिखाता हूं जो मैंने आपके पेज नंबर 8 से ली है। ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको याद होगा। ये उसके पेज नंबर 8 पर पिक्चर है जो कि उस टॉपिक से इररेलेवेंट थी। ये इस टॉपिक के साथ, आज के टॉपिक के साथ बड़ी फिट बैठती है और ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। सो मैंने आप ही की बुक से गाजेस लॉ की पहली एग्जांपल उठाई। आप यहाँ पर नोट करें कि एक चार्ज है जिसे Q1 से इंडिकेट किया गया है और Q2 चार्ज, Q3, Q4 और Q5 ये इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आप फोर्स की डायरेक्शन को देखें ना, ये चार्ज Q1 को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, F12 उसका नाम है। ये नेगेटिव चार्ज है F13 उस फोर्स का नाम है जिससे ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये नीचे की जानिब इसको रिपेल कर रहा है, F14 उसका नाम है। और ये Q5 जो है इसको इस लेफ्ट की जानिब नीचे को F15 नाम है उस फोर्स का, उसके साथ रिपेल कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि Q1 के ऊपर नेट फोर्स जो है फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे? तो जवाब है जी, पहले आप 1 और 2 के दरमियान फोर्स फाइंड करेंगे, फिर 1, 3, 1, 4, फिर 1, 5। ये तमाम फोर्सेस जब आप फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आप उन फोर्सेस को ऐड करोगे। ये ज़रा नीचे देखें, ये लिखा भी हुआ है F1 = F12 F13 प्लस F14 प्लस F15। आपका क्या ख्याल है कि क्या ये इतना सिंपली ऐड हो जाएंगी जैसे दो नंबर ऐड होते हैं? सपोज़ अगर पहली फोर्स की वैल्यू हो 12, दूसरी की 13, फिर 14 और फिर 15 हो, तो आप इसको 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फोर्स एक वेक्टर है, आप उसी तरह इसको ऐड करेंगे जैसे दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। अब सवाल ये है कि दो वेक्टर्स होते तो हम तो बड़ी आसानी से ऐड कर लेते ना, उनकी डायरेक्शन को काउंट में लेते हुए। यहाँ पर तो 4 वेक्टर्स हैं, तो चारों को ऐड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट किया कूलम लॉ अप्लाई करके फर्दन, और फिर उसके बाद हमें उन सब की डायरेक्शन को काउंट में लेते हुए इनको वेक्टोरियली ऐड करना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा। तो ये तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है। ये जो इक्वेशन है ना जिनको हमने ऐड किया हुआ है, ये प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन जो है इसको कहा जाता है, जिसके ज़रिए हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन जो है, ये आपकी बुक का अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ कि वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है अप्लाई करना जब ज़्यादा चार्जेस हों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम्बिक फोर्स, ये दोनों कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन गाजेस लॉ हमें इसमें हेल्प करता है, इसीलिए हम गाजेस लॉ पढ़ेंगे। तो गाजेस लॉ को मैं बाज़ दफ़ा कूलम्स लॉ की जर्नलाइज फॉर्म भी कह दिया करता हूँ। ये कहना इसलिए दुरुस्त है कि जहाँ कूलम लॉ मुश्किल हो जाता है अप्लाई करना और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर गाजेस लॉ हमें हेल्प आउट करता है। अब सवाल ये है कि ऐसा गाजेस लॉ में क्या है जो कि बड़ी आसानी से हमारा वो काम कर देता है जो कूलम लॉ नहीं कर सकता। तो जवाब ये है कि गाजेस लॉ में हम फर्दन एक चार्ज को नहीं लेते, बल्कि हम नेट चार्ज लिया करते हैं। हम हमेशा नेट चार्ज लिया करते हैं। जैसे 10 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो हमने +10 - 2 करके +8 जो बचा ना, वो नेट चार्ज है। तो हमें नेट चार्ज से लेना देना होता है। यही आइडिया है गाजेस लॉ का। तो चलें गाजेस लॉ स्टार्ट कर लेते हैं। ये जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने जो लॉ पेश किया था उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ इस तरह से कहा जा सकता है। नंबर 1, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
कहता है कि एक क्लोज सरफेस हो, स्फेयर है, क्यूबिकल बॉक्स है, इर्रेगुलर शेप है, जो शेप भी हो लेकिन क्लोज सरफेस हो, तो उसके अंदर जो चार्ज पड़ा होगा ना, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे? वो बराबर होगा चार्ज, यानी कि जो टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसी बात को एक और अंदाज में भी बयान कर सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मैथमेटिकली इसको मैं यूँ लिखता हूँ, ये Q नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q। अब इन दोनों में से जो अंदाज आपको पसंद आए, ये उसकी मैथमेटिकल ईजीएस्ट फॉर्म है। ठीक है, गाजेस लॉ सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब आपकी सरफेस क्लोज्ड हो, ऑफ एनी शेप। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि शेप मैटर नहीं करती, बस क्लोज सरफेस होनी चाहिए। उसकी शेप गोल है, आम की तरह है, एलिप्टिकल है, बस जो भी हो बट क्लोज सरफेस हो, उस सूरत में गाजेस लॉ अप्लाई होता है। तो ये जो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म दिखाई ना, अब आए इसको प्रूव करते हैं, गाजेस लॉ के प्रूफ की तरफ आते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक सिंगल चार्ज क्यू लिया। स्टार्ट तो सिंगल चार्ज से करेंगे, फिर मैं मोर देन वन चार्ज के लिए आपको जर्नलाइज कर दूंगा गाजेस लॉ को। तो सिंगल चार्ज जो है वो मैंने लिया और उसको एक क्लोज स्फेरिकल शेप की गाजियन सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया। चूंकि ये कर्व्ड सरफेस है, तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर 5 में मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड सरफेस की सूरत में हम एरिया को स्प्लिट कर दिया करते हैं इनटू n स्मॉल इन डिफरेंशियल पार्ट्स। हर एक का एरिया A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड सो ऑन। तो फिर हर एक के लिए इंडिविजुअली फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसको फाइनली ऐड कर दिया जाता है, तो टोटल फ्लक्स मिलेगा। अब यही स्ट्रेटजी यहाँ पर हम करने लगे हैं। देखें जी, सबसे पहले तो मैंने इनको एरियाज़, छोटे डिफरेंशियल एरियाज़ में स्प्लिट कर दिया। एक को बड़ा करके मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, और उसके अंदर सेंटर पे एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q मौजूद है। ठीक है, अब अगर इसके लिए एक फर्स्ट एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो वो होगा E डॉट डेल्टा A1। अब डॉट जो है उसको हटा देंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे, E डेल्टा A कॉस थीटा। अब आपने देखना ये है कि एंगल कितना बन रहा है E के दरमियान और डेल्टा A के दरमियान। ज़रा गौर से पिक्चर को देखें, इसमें ज़रा डेल्टा A की डायरेक्शन को देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें, आपको ये पैरेलल नज़र आएंगे। ना सिर्फ इस साइड पर, बल्कि आप पूरे स्फेयर पे घूम जाएं, जहाँ मर्जी चेक कर लें, E और डेल्टा A के दरमियान हमेशा एक पॉइंट पर जहाँ मर्जी चले जाएं 0 डिग्रीज एंगल ही बनेगा। तो cos 0 चूँकि 1 होता है, तो ये पोर्शन 1 हो जाएगा, आपके पास E डेल्टा A आ जाएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, E डेल्टा A2 cos 0, ये आपके पास phi2 आ जाएगा। इसी तरह ये तीसरे के लिए आपके पास देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, चौथे के लिए, और लास्ट तक आप करते रहेंगे। ये आपका आखिरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लास्ट डिफरेंशियल सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? सबको ऐड किया जाता है। अब मैंने उन सबको ऐड किया, ये वैल्यूज़ जो निकाली थी वो देखें, phi1, phi2 की वैल्यूज़, phi3 की वैल्यू और phi n की वैल्यूज़ पुट की। ये जो E है सब में आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो ये E मैं बाहर निकाल दूंगा, मेरे पास बचा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन। ये आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका आपको अभी लेक्चर 5 में बताया भी था। समेशन साइन लगाया जाता है और डेल्टा A लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये समेशन अप्लाई हो रही है इस डेल्टा A पर। E जो है वो चूंकि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, सो मैंने E को साइड पर कर दिया, बाहर निकाल लिया। अब ये समेशन ओवर डेल्टा A का मतलब है कि ये जो आपने छोटे छोटे एरिया सेगमेंट्स बनाए थे, उनको सम अप करें तो टोटल क्या मिलता है। तो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जब हम तमाम एरिया को स्प्लिट किया था, तो वो बेसिकली एक स्फेयर को स्प्लिट किया था। तो वापस अगर जोड़ेंगे भी तो हमें किसका एरिया, डेल्टा A से मुराद एरिया है ना, तो एरिया किसका मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स स्फेयर का एरिया मिलना चाहिए। तो एरिया ऑफ द स्फेयर का ज्योमेट्री में फार्मूला है 4 पाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। अच्छा, और जो बाहर ब्रैकेट के बाहर ये आपको इक्वेशन 1 में E नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आप ऑलरेडी माजी में पढ़ चुके हैं। सो ये दोनों वैल्यूज़, E की वैल्यू और डेल्टा A समेशन की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरे पास पुट करने पर कुछ कटिंग हो जाती है। देखें 4 पाई ऊपर 4 पाई से कटा, r स्क्वायर से कटा, ऊपर Q बचा, नीचे मेरे पास
एप्सिलॉन नॉट बचा। तो ये था गाजेस लॉ का प्रूफ, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q जो है ये नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू आपको कूलम्स लॉ के टॉपिक में बता चुका हूँ, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट्स। अब आ जाएं जी, एक गाजेस लॉ को अप्लाई करते हैं। अगर किसी सरफेस के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे। देखिए, अगर एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे ना, तो पहले चार्ज का फ्लक्स जो है वो होगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरे चार्ज Q2 का फ्लक्स होगा Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, और यूँ करते 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 आखिरी जो चार्ज है उसका फ्लक्स होगा Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स के लिए इन तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर देता हूँ, φ1 + φ2 + φ3। इन सब की वैल्यूज़ जो यहाँ पर राइट साइड पे ये देखें लिखी हुई हैं, ये कि पुट करता हूँ नीचे, तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट तो सब कॉमन है ना डिनोमिनेटर में, वो मैंने देखें एक ही बार साइड पर लिख लिया, जबकि Q1 Q2 Q3 अप टू Qn ये सारे ऐड हो रहे हैं। और इसको शॉर्टकट में लिखने का अंदाज़ आपको बता चुका, 1 से स्टार्ट हो रहा है Q1 और आखिरी है Qn, तो QI मैंने लिखा और I स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है N पे, तो ये समेशन फ्रॉम I = 1 टू I = N लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये जो समेशन I1 = 1 से I = N तक अगर चार्जेस को ऐड कर लेंगे तो टोटल चार्ज जो है यानी नेट चार्ज जो है उसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि इस समेशन I = 1 टू N QI की जगह कैपिटल Q पुट कर देते हैं। तो टोटल चार्ज या टोटल फ्लक्स मेरे पास ये लिखा आ जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल Q क्या है, टोटल या नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस मेरे पास आ गया। तो ये था गाजेस लॉ फॉर मोर देन सिंगल चार्ज, यानी फॉर मोर देन 1 चार्ज, एक चार्ज से ज़्यादा होगा तो फिर आप उसको बिल्कुल अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। लेट अस से कि Q1 की वैल्यू है +10, तो आप यहाँ +10 पुट करेंगे। Q2 की वैल्यू है जी -1 कूलम, तो +10 -1, फिर Q3 की वैल्यू, फिर Q4 की वैल्यू, आप यूँ करते रहेंगे। तो प्लस माइनस जो भी होता रहेगा, एंड में आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी और वही एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड करने पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंगल चार्ज हो या मोर देन 1 चार्ज हो आपके पास आ सकता है। चलें जी, वीडियो को क्लोज करने से पहले लास्ट में एज़ यूजुअल एक सवाल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज ऑफ 885 माइक्रो कूलम विल बी। एक क्लोज सरफेस है और उसने जो चार्ज इनक्लोज किया है उसकी वैल्यू है 885 माइक्रो कूलम। बताएं कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इनमें से ऑप्शन आपको चूज़ करना है। मेरी अगली और माजी की वीडियोस और MCQs की वीडियोस अगर आपने देखनी हो तो स्क्रीन पर आपके सामने आ रही होंगी, आप उसको टच करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।